तो नेक्स्ट हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना? हम लोग लास्ट क्लास में बात की थी कि ये बेंजीन के दो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि आइडेंटिकल है। ठीक है ना? यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ आ गया, इस तरह से डिलोकलाइज हो गया। तो ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। एक रियल स्ट्रक्चर था जो दोनों को मिला के बनाया गया था। ठीक है ना? तो ये आपका था रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना? जिसको रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। रियल स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है? और ये दोनों आपका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक, तो इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे मैंने ये वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लिया। ठीक है? तो इसमें यहाँ पे पहला जो ये है, ये आपका फर्स्ट जो लाइन है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है, आपको पता ही है कि जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। उसकी एनर्जी क्या होती है? ठीक है, एनर्जी आप बोल सकते हो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और उससे जस्ट पहले जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ बेंजीन के केस में तो एक ही स्ट्रक्चर है और वो दोनों आइडेंटिकल है। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे तो खैर एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखे थे। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद जो सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका डिफरेंस जो है हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड से कंपैरिजन कर लेंगे। और वो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है उसको एक और नाम से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है? मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग का मतलब ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड के से पहले वाला जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? सबसे ज्यादा तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो गया, उससे पहले वाले को मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में कई बार ये पूछ दिया जाता है कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताओ, तो आपको सीधा सीधा क्या देखना होता है, स्टेबल देखना होता है। ठीक है ना? तो इन दोनों के जो एनर्जी गैप है, यही गैप क्या है, ये जो गैप है यही गैप आपका रेजोनेंस एनर्जी है। और ये रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो हमेशा निगेटिव होगी, क्योंकि आप देख रहे हो सबसे नीचे कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है ना? तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा। तो ये एक टर्म पूछ लिया जाता है। देखो, वैसे तो जनरली स्टेबिलिटी, नॉर्मल केस में स्टेबिलिटी का एनर्जी से इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है ना? बट यहाँ पे डायरेक्टली होता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा रेजोनेंस एनर्जी बताने के लिए ना, तो आप सीधा सीधा स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेते हैं। उसका रीजन ये है, देखो यहीं पे हम लोग डिस्कस किए कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे जो है वो मोस्ट स्टेबल है, तो देखो उसकी एनर्जी कम है। ठीक है ना? और ये लेस स्टेबल है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से इन्वर्सली होता है, हमेशा फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। बट रेजोनेंस एनर्जी के केस में आप सोचो, रेजोनेंस एनर्जी तब ज़्यादा होगा ना जब आपका ये गैप ज़्यादा होगा। अब ये गैप तभी ज़्यादा हो सकता है जब ये नीचे आए और ये ऊपर जाए। समझ रहे हो बात को? तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्यों हो गया रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? इसलिए हो गया कि ये जितना नीचे जाएगा स्टेबिलिटी क्या होगी,
उतना बढ़ेगी और गैप भी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया चीजें। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जो हमेशा होता है। हाँ, मॉड देखो निगेटिव तो ले ही नहीं रहा है, मॉड ही है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे जो ये एनर्जी है ना, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, जो कि आप ग्राफ में भी देख रहे हो। ग्राफ में भी ये मैंने लिया है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देखो, अपना रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसको सबसे नीचे बनाया हूँ। और मोस्ट स्टेबल को इससे तो कम ही होगा, तो वो ज्यादा, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? मोस्ट स्टेबल की। और रेजोनेंस हाइब्रिड की सबसे नीचे है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल होता है, उससे इसलिए उसकी एनर्जी कम है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी देखो कम है। ऊपर वाला थोड़ा सा रेजोनेंस हाइब्रिड से थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, जो कि रेजोनेटिंग में मोस्ट है। ठीक है ना, रेजोनेटिंग में मोस्ट है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगा जो इस जो सबसे स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो कई बार आपको मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग नाम से भी आया था। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक। उसके बाद हाँ, हाँ रेजोनेंस एनर्जी को इसलिए पढ़ रहा है, आगे उसी की चीज को डिस्कस कर रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली आप ये चेक करते हो कि जो हाइब्रिड एनर्जी है और जो मोस्ट स्टेबल एनर्जी है, ठीक है, उसके बीच की एनर्जी को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, जैसे मैं अगला वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। ये जो रेजोनेंस एनर्जी है ना, इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एनर्जी से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, बेसिकली मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका एल्कीन है, ठीक है, साइक्लो एल्कीन है। अब इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, अब इसमें हम H2 अगर ऐड करेंगे, ठीक है ना, H2 अगर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये H2 ऐसे तो ऐड हुआ नहीं होगा, ठीक है ना, इसमें एनर्जी लगा होगा। तो वो एनर्जी जो एक्सपेक्टेड एनर्जी है, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखे हैं इसको, तो 29 किलोमीटर 29 कैलोरी पर मोल। ठीक। और इसमें ऑब्जर्व भी इतना ही आया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से भी इतना ही आया। एक्सपेक्टेड भी 29 था। और जैसे ही इसमें हम लोग ये वाला ले लिए, ठीक है ना, 1 2 3 4, इसमें ये एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए? जब एक, हाँ, एक बॉन्ड में 29 है तो दो बॉन्ड में कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 58 कैलोरी पर मोल। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ? ऑब्जर्व सिर्फ इतना हुआ। ठीक है, तो ऑब्जर्व इतना ही हुआ, इसका मतलब बाकी कौन दे दिया? रेजोनेंस एनर्जी। चूंकि आपको भी पता है कि देखो बेसिकली क्या है ना, कि अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब आप एनर्जी जैसे ही इसका ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब इनसे आप ये बना रहे हो, तो आपको इतना एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इसमें दोनों सेम हो गया। बट इस वाले में क्या हो गया कि एक्सपेरिमेंटली इतना होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्व हुआ वो 55 हुआ। अब क्यों 55 हुआ? अब देखो, स्ट्रक्चर में ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी रेजोनेंस है। ठीक है ना, तो ये जो रेजोनेंस है, आपको पता है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है ना, तो ये जो रिलीज हुई, तो -3 कौन रिलीज कर दिया? रेजोनेंस एनर्जी। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जो आपका क्वेश्चन था वो यही था कि रेजोनेंस एनर्जी पढ़ी क्यों रहे हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल को हेल्प कर रहा है रिएक्शन में। देखो, इसको 3 कैलोरी कम लगा, और वो कौन प्रोवाइड कर दिया? रेजोनेंस एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। समझ आई बात? आपको 58 की रिक्वायर्ड थी, लेकिन 55 ही लगा।
बाकी एनर्जी कौन दे दिया? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी को मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था कि रेजोनेंस एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, तो वो ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी से, देखो मैथमेटिकली तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, मैथमेटिकली इट इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज ऑलवेज निगेटिव। लेकिन थ्योरेटिकली अगर बात करें तो ये आपका ये जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया तो आपको कम ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, समझ पा रहे हो। तो -3 जो है रेजोनेंस एनर्जी दे दिया, इसलिए इसको 58 की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब 58 यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। ठीक, सिमिलरली, हाँ हाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वो और ऑलरेडी ग्राफ में नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें इसमें क्या होगा कि इसका इसका ग्राफ आपका ये था स्टैंडर्ड, अब चूंकि रेजोनेंस स्टेबल है तो थोड़ा नीचे आ गया, समझ रहे हो। तो एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। हाँ, ये नीचे आ गया ना इस सेकंड वाला। ठीक है, ये आपका सपोज आपका इतना एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है ना, इतना मॉलिक्यूल में पहले एनर्जी रिलीज हो रही थी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी के कारण थोड़े नीचे आ गया तो गैप कम हो गया। तो बेसिकली बस कंक्लूजन ये है कि जो 3 कैलोरी एनर्जी जो मिला वो रेजोनेंस एनर्जी मिला, और रेजोनेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन क्या आता है मैं ये भी बात करूंगा, पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आप देखोगे तो इसमें और ज्यादा रेजोनेंस है, ठीक है ना, आप तो जानते ही हो ये तो रेजोनेंस होता ही है इसमें। तो इसमें और एनर्जी कम हो गया, देखो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, 29 × 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व कितना हुआ, -51 कैलोरी पर मोल ही ऑब्जर्व हुआ। मतलब इस मॉलिक्यूल में माइनस आना कितना चाहिए था, यहाँ पे -87 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना, -51। इसका मतलब बाकी 36 कहाँ से मिल गया, रेजोनेंस एनर्जी से मिल गया। तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो कोई भी मॉलिक्यूल का ना, अभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ लूं कि जैसे मैं इस क्वेश्चन में ही पूछ लेता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, 1, 2 और 3 में क्या ऑर्डर होगा, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे। आपको इन डेटा से तो कोई मतलब नहीं है, आपने किसे कैसे चेक किया, आपको जब क्वेश्चन आएगा तो स्टेबिलिटी से चेक करना है। और चूंकि आपको पता है कि थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, चूंकि मोर रेजोनेंस एंड एरोमेटिक ऑल्सो, सेकेंड लेस रेजोनेंस, नॉन एरोमेटिक, एंड फर्स्ट नो रेजोनेंस। तो आपको क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना है कि रेजोनेंस एनर्जी जब जब पूछा गया तो, या मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए तो उसमें क्या देख लोगे, मोस्ट स्टेबल। और स्टेबल तो जानते ही हो आप, RHI रूल से देखते हैं, रेजोनेंस से देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं, इंडक्टिव से देखते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो पर मॉलिक्यूल आप देखो इसमें कितना हुआ, 55। नेगेटिव को मत देखो, नेगेटिव तो सारे ही डेटा है, ठीक है ना। तो 55 तो सेकंड का सबसे ज्यादा हो गया, ठीक। उ- उसके बाद 3 का आया, देखो 51 आया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक रेजोनेंस एनर्जी के हो गए और एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल पूछ लिया गया, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जो पर मॉलिक्यूल है ना, वो पर पाई बॉन्ड पूछ दे, या पर H2 मॉलिक्यूल पूछ दे, पर, समझ रहे हो, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल पूछा है। अब मान के चलो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड पूछ दे, या फिर पर H2 मोल पूछ दे, तब किसका ज्यादा होगा। अब देखो एक बॉन्ड का कितना है, 29। हाँ,
यस, वन, वन का उसके बाद टू का ना, टू ना, हाफ करना पड़ेगा, और इसको इसको डिवाइड बाई थ्री करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाई टू करना पड़ेगा, और इसको डिवाइड बाई वन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वन, टू एंड थ्री, तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये वाला आता है। ठीक है ना, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी आ गया, तो उसको भी आप स्टेबिलिटी के उल्टा कर सकते हो। ठीक है, इसको आप उल्टा कर सकते हो। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम आगे भी पढ़ेंगे, उसके कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, अभी अभी पढ़ने वाले हैं। बट अभी आप केवल रेजोनेंस एनर्जी पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो करो। देखो, फर्स्ट, हाँ, हाँ, वही चीज है। देखो, स्टेबिलिटी बस देखनी है, स्टेबिलिटी में बहुत सारी फैक्टर होती है। आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी देखी है, आपको पता ही है ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, या रेजोनेंस बोल सकते हो, रेजोनेंस इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इस तरह से सिंपल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में अब एरोमेटिसिटी देखोगे तो सारे हैं, बट ये वाला जो है ना, यहाँ पे मान के चलो रिपल्सन भी होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो अपना लोन पेयर है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपना नाइट्रोजन इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। चूंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एरोमेटिसिटी होने के लिए 6 पाई चाहिए। ठीक है, 6 पाई। ठीक है, तो ये इजिली दे देगा चूंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, तो ये वाला इजिली देगा और ये वाला नहीं देना चाहेगा। तो सिंपली है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। फोर्थ तो इजी है, फोर्थ में क्या है कि पहला वाला एरोमेटिक है इसलिए ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ भी वही है, फर्स्ट वाला एरोमेटिक है इसलिए ज़्यादा हो गया, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ओपन स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ज़्यादा होगा? हाँ, मैंने आपको बताया था, एक लीनियर कंजुगेशन बताया था और एक क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ पे वही क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो क्रॉस कंजुगेशन से स्टेबिलिटी घटती है। तो इस तरह से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कम्बसन, ये सब ना अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब हाइपर कंजुगेशन के बाद, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है ना, वो रेजोनेंस भी होता है, हाइपर कंजुगेशन भी होता है, इंडक्टिव भी होता है। इन तीनों का यूज करके हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कम्बसन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी बस रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे थे, इसलिए सारे स्ट्रक्चर ऐसे दिए हैं जिसमें रेजोनेंस है ओनली। ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन कह दो या बेकर नाथन इफेक्ट कह दो, या फिर एक और नाम है इसका, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज होता है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहला चीज़ तो केस, केस ऑफ अल्फा एच या हाइपर कंजुगेशन बात करें तो ये केवल 4 केस होते हैं इनके, केवल 4। पहला केस कि डबल बॉन्ड में हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड में हो सकता है, जैसे वहां पे रेजोनेंस में हमने आपको 12 केसेस बताए थे। ठीक है ना, उसी तरह से हाइपर कंजुगेशन में केवल 4 केस होता है। पॉजिटिव चार्ज पे हो सकता है, कार्बोकेटाइन पे हो सकता है, और फ्री रेडिकल पे हो सकता है। बस इन्हीं चारों में हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इनकी रिक्वायरमेंट है कि इस डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसकी भी रिक्वायरमेंट यही है, डबल बॉन्ड यानी अल्कीन हैविंग sp3 कार्बन सराउंडिंग sp3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली इसकी, प्रोपीन की, तो यहाँ पे ये एक sp3 है और इस पे हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा है। ठीक है ना, सपोज हमने बात कर ली इसकी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 अल्फा है। कौन से? 3 ये और 3 ये। समझ आ रहा है? अगर हम बात करें इनकी तो इसमें भी 6 अल्फा है। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा एच। समझ पा रहे हो? इस तरह से आपको सिर्फ अल्फा एच काउंट करने आना चाहिए, 12 अल्फा एच। केवल एडजेसेंट काउंट करना है। ठीक है, एडजेसेंट काउंट करना है।
तो यहाँ पे अगर देख लें ट्रिपल बॉन्ड में वही सेम केस है। अगर हम ऐसा ले लें तो 3 अल्फा H हो गया, सिमिलर केस है ये भी। अब आते हैं कि कार्बोकेटाइन में कैसे होगा। तो कार्बोकेटाइन में भी अगर आपके पास तो कार्बोकेटाइन होगा तो 3 बॉन्ड होंगे। अगर सपोज मान चलो ये डबल बॉन्ड हो जाए तो इनका नहीं काउंट करना है, काउंट केवल किसका करना है, sp3 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको पॉजिटिव चार्ज है। हाँ अभी बात करते हैं उस पर भी, मैकेनिज्म देखते हैं उसकी भी। तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में यहाँ पे कितना है 5 अल्फा H, और सिमिलरली फोर्थ में भी वही चीज होता है, अगर यहाँ पे है तो 5 अल्फा H। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको अगर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर पता करने आता है, यानी अल्फा H काउंट करने आता है, तो आपको स्टेबिलिटी में हेल्प मिलती है। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है, जैसे इसमें इन सारे एल्कीन में बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये इस तरह से। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब थोड़े मैकेनिज्म की बात करते हैं कि sp3 ही क्यों लिया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्कीन। अब आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका, ये वाला sp2 है, ये भी sp2 है, और ये वाला sp3 है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस, तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, इधर ट्रांसफर होगा। sp3 कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, sp3 कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इफेक्ट क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड जो है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, कार्बन अपनी और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्योंकि ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो यही फंडा है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो उस कारण से हाँ हाँ, ये जो कार्बन है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो वो क्या किया, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये बन गया। अब ये जो बना, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। ये आपका इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, देखो CH2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है, हाइपर कंजुगेशन इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कंजुगेशन। मतलब बेसिकली हाइपर कंजुगेशन में हुआ क्या, पहले तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि कार्बन कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, तो बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ठीक है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था तो इनके इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इनका बॉन्ड टूट गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो रेजोनेंस हो गया। तो आप देखो एक्चुअल में हाइपर कंजुगेशन में जैसे आपको बताया गया था कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो उसी तरह से प्रोपीन में ऐसा होना चाहिए था कि इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 होना चाहिए था और इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बॉन्ड लेंथ ना तो 1.54 रहा,
ठीक है, ये वाला बॉन्ड 1.54 नहीं रहा और ना ही ये 1.34 रहा। रीजन क्या है? अब देखो, जिस डबल बॉन्ड को आप डबल बॉन्ड बोल रहे थे वो सिंगल बन चुका है, और जो सिंगल है वो डबल बन चुका है। देखो आप, ठीक है ना। ये जो डबल, हाँ रेजोनेंस ही हो गया ना। अब देखो ना, जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या बन चुका है, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड बन चुका है। सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ कैसे कांस्टेंट रहेगी? तो नहीं रही। तो यहीं से पता चला, साइंटिस्ट को पता कैसे चला कि हाइपर कंजुगेशन एक नया, देखो पहले इंडक्टिव आया, फिर रेजोनेंस है, हमारे पास दो इफेक्ट ऑलरेडी थे, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस और कैसे आया समझ में आया। अब हाइपर कंजुगेशन क्यों आया? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में देखा गया, पहली चीज तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ आपका फिक्स नहीं था, 1.54 नहीं था, और ये बॉन्ड लेंथ 1.34 नहीं था। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट दिस बॉन्ड इज 1.49 एंगस्ट्रॉम। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ कि दिस बॉन्ड लेंथ इज 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो इफेक्ट है, ठीक है ना, यही इफेक्ट कहीं ना कहीं शो करता है कि कोई ना कोई इसमें इफेक्ट हुआ है, और वो इफेक्ट क्या है? हाइपर कंजुगेशन। तो उसी को समझाने के लिए क्या बोल दिया गया। अब बात आते हैं कि अल्फा क्यों बोला गया। देखो, ये वाला चीज जो है ना, जैसे अल्फा टर्म कहाँ से आता है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप में नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोला जाता है, ये वाला को बोला जाता है जीरो पोजीशन, और नेक्स्ट वाले को अल्फा। इधर भी ये वाला अल्फा है, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला आपका बीटा है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा इस तरह से टर्म आता है। तो जो अल्फा होगा वो sp3। अब क्वेश्चन था कि sp3 क्यों होना चाहिए। तो देखो, sp3 होगा तभी तो यहाँ से हाइड्रोजन मूव कर पाएगा। अब ये दोनों तो sp2 है, sp2 कभी भी अपना हाइड्रोजन देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी अपना हाइड्रोजन नहीं छोड़ेगा। हाइड्रोजन इजिली कौन दे सकता है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अल्फा एच किसको बोलते हैं? डबल बॉन्ड के बगल वाला, ठीक है ना। यहाँ भी जैसे, हाँ बोलो। हाइड्राइड एच प्लस, आपका क्वेश्चन है कि एच प्लस क्यों बना, एच माइनस क्यों नहीं बना, यही ना। तो हम्म, हाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ। तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा कि हाइड्रोजन की तरफ आएगा? हाँ तो वही, तो हाँ तो वही हुआ ना बेटा, कार्बन के पास निगेटिव आ गया, इसके पास पॉजिटिव आ गया, क्या प्रॉब्लम? डबल बॉन्ड वाले कार्बन, वही तो बोला कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद देखो वो स्टेबल बनेगा क्या? सिंपल सी बात है। आप sp3 दे रहे हो तो ये बन रहा है जिसमें रेजोनेंस है, और अगर ये बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ? क्या इसमें रेजोनेंस है? तो फिर नहीं नहीं, ऐसे कुछ भी अपने मन से नहीं देख सकते। ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए वो अपना H प्लस दे सकता है। उसको H प्लस देने से ये रेजोनेंस स्टेबल मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। दैट्स इट। फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के लिए क्या बना है? फर्स्ट वाले हाइड्रोजन के लिए आप देख सकते हो H प्लस माइनस CH
डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यही वाला इधर चला गया और ये बन गया। ऐसा ही इनके लिए भी होगा और इनके लिए होगा। सीधे सीधे हम लोग क्या बोलते हैं, 3 अल्फा H। तो हाइपर कंजुगेशन में बेसिकली आपको नंबर ऑफ अल्फा H फाइंड आउट करनी है। मैं अभी क्वेश्चन दूंगा। तो नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करने के लिए क्या देखना है आपको, sp3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और वो कौन सा, एडजेसेंट वाला। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल में। ठीक है, एडजेसेंट वाला ओनली, एडजेसेंट sp3 हैविंग हाइड्रोजन। और किसके एडजेसेंट, उसकी भी बात की है हम लोग कि एडजेसेंट किसके होना चाहिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, या उस पे फ्री रेडिकल, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बस 3 की। ठीक है ना। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आपको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंपल क्वेश्चन है, उसके आपको बताने हैं। नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, या फिर कार्बोकेटाइन, या फिर फ्री रेडिकल। तो आगे चल के इसको हम लोग यूज भी करेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करने आना चाहिए। ट्राई करो। ठीक है, तो फर्स्ट में हम बात करेंगे, तो इसमें कितना अल्फा एच हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 अल्फा एच। सेकेंड में कितनी होगी, 3 अल्फा एच, ये वाली डबल बॉन्ड के बगल में। थर्ड में कितनी होगी, ठीक है, इसमें कितना होगा, फिफ्थ में कितना हो जाएगा, 0। इसमें कितना होगा, 8 अल्फा। सिक्स में, सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, और 10th में। तो बेसिकली आपको अल्फा एच अब काउंट करने आ गया, बस इतना ही मतलब है हाइपर कंजुगेशन का। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी वो आप इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हो कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज में हाइपर कंजुगेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये बता चुका हूँ कि नो बॉन्ड रेजोनेंस है, बेसिकली ये रेजोनेंस है। अब इस वाले में तो क्या था, ये भी फुलफिल्ड था, ये भी फुलफिल्ड था, तो भी क्यों हुआ। तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसका तो वैकेंट ऑर्बिटल का फिर फुलफिल्ड ऑर्बिटल के साथ हो रहा है। बट इसमें क्या है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनका इनके साथ होता है। ठीक है, तो बाकी उन सबको बातों का कोई मतलब नहीं है, केवल आपको अल्फा एच काउंट करने आना चाहिए। तो हम अब हर क्वेश्चन बना सकते हैं जीओसी के। अब तीनों में प्रियोरिटी ऑर्डर आप जानते ही हो कि रेजोनेंस बहुत पावरफुल होता है, फिर आपका हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस में हमने पढ़ा था दो इफेक्ट, प्लस एंड माइनस एम। हाइपर कंजुगेशन में RHI का रूल अगर बोले, तो हाइपर कंजुगेशन में तो केवल प्लस ही होता है, माइनस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखा हमने। ठीक है, जो भी इफेक्ट है वो प्लस ही है। ठीक है ना, अल्फा एच बोल दो या प्लस अल्फा एच बोल दो, क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का सिंगल डायरेक्शन है। जैसे इसमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिंग की ओर जा रहा है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि ये जो 2, 3 और 4 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है। अगर हम 2 और 3 और 4 की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है,
चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। दूसरा है आपका RHI के रूल में ये भी दो टाइप के होते हैं, प्लस माइनस आई। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जो हमेशा फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके साथ स्टेबिलिटी में एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट तो है ही। तो RHI देखेंगे, साथ में एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर उसके बाद RHI। अब RHI में अलग अलग है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट हमेशा यही ऑर्डर होगा। ठीक है, इसका एक जगह एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कहाँ है इसका? एक्सेप्शन है फॉर हेलोजन। हेलोजन के लिए एक्सेप्शन है। हेलोजन के लिए क्या होगा, माइनस आई ज़्यादा पावरफुल होता है प्लस एम से। बस वहाँ पे ध्यान दें, मतलब हेलोजन के लिए सिर्फ इंडक्टिव देखते हैं। ठीक है ना, प्लस एम मतलब अकॉर्डिंग टू RHI रूल होना चाहिए था क्या, प्लस एम इज मोर पावरफुल देन माइनस आई। ठीक है ना, क्योंकि आपको अब दोनों का कंपैरिजन क्या है, सिंपल सी बात है। अगर कार्बन इस तरह से है तो यहाँ पे आप देखो इस बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इस बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, दैट इज माइनस आई। साथ में एक और इफेक्ट है, ये डबल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, जब इसको कंसीडर कर लेता हूँ तो क्या बोलता हूँ, प्लस एम। तो इस प्लस एम को कंसीडर नहीं किया जाता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका, हाँ, तो इसका एक्सेप्शन हो गया, माइनस आई इज मोर पावरफुल देन प्लस। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये क्वेश्चन करो जरा, पूछा गया है 1, 2 और 3 व्हिच रिंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में। ठीक है, तो अगर अब अगर इंडक्टिव इफेक्ट होता, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट सोचते तो क्या बोलते, सबसे ज़्यादा तो इसका होना चाहिए था क्योंकि ये बड़ा ग्रुप था। ठीक है ना, तो सिर्फ प्लस आई कंसीडर करेंगे तो बोलेंगे ये ज़्यादा है, थर्ड ज़्यादा है। अब चूंकि हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 अल्फा एच है। तो हाइपर कंजुगेशन का आपको समझ में आया डिफरेंस, कि अगर हाइपर कंजुगेशन नहीं आता तो आंसर अभी ये हो जाता। समझ पा रहे हो, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में तो ये है ना सबसे ज़्यादा। अगर प्लस आई का ऑर्डर मैंने आपको लिखाया था, प्लस आई के ऑर्डर में क्या है, प्लस आई के ऑर्डर में आपका ये है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, ठीक है, तो इस तरह से, तो इसका ओरिजिनल ऑर्डर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में अगर आपको एप्लीकेशन देखना है तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि स्टेबिलिटी। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करते हैं। ठीक है ना, और कैसे देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा एल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक एप्लीकेशन ये हो गया कि आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन, अब जैसे हीट ऑफ कंबसन का क्वेश्चन है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कोई भी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप स्टेबिलिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है ना,
क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको डिसाइड करना है हीट ऑफ कंबसन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें आपका ऑर्डर हो जाएगा डी, बी, सी, ए, ठीक है। इसमें ऑर्डर हो जाएगा आपका ए, बी एंड सी, ठीक है। और इसमें आपको ऑर्डर हो जाएगा ए, बी एंड सी। बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है? तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? इन तीनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसमें देखो ना रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है ना। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा ए, उसके बाद सी, ठीक है ना। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, सी में लिखो मोर रेजोनेंस, दिख रहा है ना रेजोनेंस मोर। थर्ड में आपका मोर रेजोनेंस है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर इसमें आया, दूर तक रेजोनेंस हो रहा है, जिसको लीनियर कंजुगेशन बोलते हैं। अब इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो सी के बाद क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और बी के बाद डी हो जाएगा। इसी को उल्टा कर दिया मैं, देखो इसी का उल्टा है ना। हो, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन यही सब है, ठीक है ना। एच ओ सी पूछे या एच ओ एच पूछे, या फिर बॉन्ड एनर्जी भी पूछे, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी के भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? स्टेबिलिटी के। बॉन्ड लेंथ भी आ सकता है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन देख लो, जैसे मान के चलो अपने पास इस तरह से बॉन्ड लेंथ आ जाए, ठीक है ना। और अपन को बतानी है कि कौन सा बॉन्ड लेंथ, ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बतानी है, ठीक है ना। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या ज्यादा होगा? देखो इसमें 12 अल्फा एच है, और इसमें 9 अल्फा एच है, ये 12 टाइम सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि हाइपर कंजुगेशन के लिए ही किया जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, ठीक है ना। और एक ये वाला की बॉन्ड लेंथ पूछा जा सकता है, ये वाला। अब इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ए और बी में कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा? बी का बॉन्ड। तो यही सब एप्लीकेशन है कि हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के। और बॉन्ड लेंथ का आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि अगर कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। हो सकता है सिंगल बॉन्ड का पूछ ले। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू।